नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। बहुत खास विभाग भी है, वो विभाग जिसका दायित्व होता है छत्तीसगढ़ के लिए, वो विभाग जो भविष्य गढ़ता है। मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी। बहुत स्वागत करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत थोड़ा दुर्ग से करता हूँ सर, गवर्नमेंट स्कूल से। सरकारी स्कूल में वैसे भी आप पढ़े हुए हैं सर, तो छात्रों की क्या समस्या और शिक्षकों की क्या समस्या बेहतर समझते होंगे। थोड़ा सा पहले अपने बचपन के बारे में बताएंगे, फिर मैं आगे सवाल शुरू करूंगा सर। बचपन कुछ नहीं है, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। जैसे आपने कहा, मुझे बचपन का वो समय याद आता है कि जब उस समय प्राइवेट स्कूल उतना दखल नहीं हुआ करता था, प्राइवेट स्कूल उतने चलन में नहीं थे। सरकारी स्कूल में वही सब प्रकार के बच्चे पढ़ते थे। तो हमारे साथ शहर का सबसे धनपति का पुत्र भी पढ़ता था, नीचे जो सब्जी बाजार में मंडी में काम करने वाले का भी बेटा पढ़ता था, पुलिस वाले का बेटा पढ़ता था, वकील का बेटा, मैं एक सामान्य बिजली विभाग कर्मचारी का पुत्र था। तो मेरे को एक बात बहुत बारीकी समझ में आता है कि सामाजिक सद्भाव का अनुपम उदाहरण अगर बने तो एक सरकारी स्कूल बन सकता है। वहाँ किसी बहुत बड़े घर का बच्चा भी पढ़ता है और वो मिडिल मैन के आता है, छोटे गरीब बच्चे घर जब जाता है तो उसको समझ में आता है कि इनका जीवन कैसे चलता है। कोई बहुत बड़े घर कोई छोटा बच्चा गया तो उनको ध्यान में आता है कि इनका रहन सहन कैसा होता है। एक साथ हम टिफ़िन करते थे तो टिफ़िन से समझ में आ जाती थी कि हमारी परिस्थिति क्या है। तो कभी न वो हमको हीन भाव दिखता था, ना हम कभी उनके सामने लाचार होते थे। तो ये जो सामाजिक सद्भाव का उदाहरण जो जिसने भी परिकल्पना की होगी स्कूलों की, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि विद्या अध्ययन के साथ साथ जितने संस्कार हैं जो मानव जीवन को छूते हैं वो स्कूल में बेहतर मिल सकता है। सरकारी स्कूल में, मैं प्राइवेट स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कैटेगरी वाइज बच्चे हो गए हैं। कलेक्टर लेवल का है, क्लास 1 ऑफिसर का बच्चा एक लेवल के स्कूल में पढ़ता है, उससे नीचे का दूसरे क्लास के में पढ़ता है, उससे नीचे का उससे नीचे में, और जो बहुत नीचे का है वो आजकल सोचता है कि मोहल्ले गली मोहल्ले में कोई इंग्लिश मीडियम खोल गया वहाँ अपने बच्चे पढ़े। तो समाज जो है बट रहा है। समाज को एक साथ जोड़ना है तो सरकारी स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे स्कूली जीवन का पड़ता है। जो हम क्लास 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक जो हम पढ़े, जिनके साथ पढ़े, वही हमारे आज भी वास्तविक मित्र हैं। जो टीचर हैं वो जीवन पर्यंत वो उनके प्रति हमारा एक भाव है। और वहाँ जो कठिनाई आई हैं, वहाँ जो सीखने के मिला, वहाँ हम जिस खेल को खेले आज उसी खेल को खेलते हैं। तो ये स्कूली जीवन तो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नहीं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा मानता हूँ। और पहले की तुलना में चूँकि प्राइवेटाइजेशन की ओर बहुत लोगों को झुकाव बढ़ा, प्राइवेट स्कूल खुल गए, उसके कारण कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में जो प्रभावशील जो लोग कहते हैं समाज में, जिनको हम कह सकते हैं, उनका जाना आना कम हो गया, जिससे जाना आना कम होने से निगरानी में कमी आई। निगरानी में कमी आने से बहुत सारी परेशानियां भी नहीं पैदा हुई, या बहुत सारी जो समस्याएं जो दिखती है उसका जड़ ये है कि प्रबुद्ध वर्ग उसमें अब पहले की तुलना में आना जाना कम कर दिया। अगर फिर से हम ध्यान दें तो आज भी मैं मानता हूं कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल हो सकता है। 2 साल तक ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास रहा। पहली बार के आप विधायक, पहली बार शिक्षा विभाग, वो विभाग जिसके बारे में कहा जाता है कि यार आज के समय में सबसे ज़्यादा राजनीति अगर किसी विभाग में होती है तो शिक्षा विभाग में होती है। जब विभाग मिला तो ऐसा नहीं लगा यार कहाँ फंसा दिए सीएम साहब? नहीं, कहीं कुछ नहीं है। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने स्कूल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो लोगों में संस्कार दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सेवा वाला विभाग है। अगर हम बहुत अच्छा ईमानदारी से काम करें और हमारे शिक्षक और स्टाफ परिवार का, मैं जैसे सोचता हूँ उसके अनुकूल उनका सहयोग मिले, तो मैं समझता हूँ हम लोग जो सोचते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श नागरिक जो हम बनाने की सोचते हैं, वो बिल्कुल बन सकते हैं। आपके विभाग को शिक्षा विभाग कहूँ इन दिनों की मैं हड़ताल विभाग कहूँ, क्या कहूँ बताइए? देखिए, विभाग तो शिक्षा है,
लेकिन क्या है, अब सब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। लोग देखा सीखी, सुन के, कह के बस लोग अब अभी की कमी आई है। कर्तव्य जानते हैं लेकिन जान के वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अधिकार सबको चाहिए। जिन लोग हड़ताल में बैठते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप बाकी कोई विभाग हड़ताल में बैठे तो कमी बेशी चल सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग आप अपने बच्चों का, छत्तीसगढ़ का भविष्य आप खराब कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सरकार बदलती है सर, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी बदलते नहीं। खास तौर से जो जिस पद पर रहता है घूम फिर के फिर वहीं आ जाता है। लगता है कि थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है इस पूरे विभाग में। नहीं, ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं रोकता, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारा तैयारी में कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव लाएंगे। जब मैं ये नई जवाबदेही जब मिला मुझे, उस समय लगभग आधा सत्र प्रारंभ हो गया था। मिड सेशन में कोई चीज़ हम सुधार करें या बदलाव करेंगे तो उससे बच्चों का भी और पढ़ाने वाले टीचरों को भी बहुत उससे निगेटिविटी हो सकती है। इसलिए ध्यान में रख के अभी सत्र हमने कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे हम नए सत्र की ओर जब जाएंगे तो आप उसमें बहुत सारा आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, चाहे अधिकारी पोस्टिंग में हो, चाहे बहुत सारे विषय में हम उस बदलाव करेंगे। क्या आत्मानंद स्कूल राजनीति की भेंट चढ़ गई सर? राजनीति कहीं कोई आत्मानंद स्कूल नहीं भेंट चढ़ी है, बल्कि उसको और बेहतर हम बना रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने आत्मानंद को पूरी तरह से डीएमएफ के भरोसे कर दिया। जिन जिलों में डीएमएफ है वहाँ का पेमेंट होता था, जिन जिलों में डीएमएफ नहीं है वहाँ के शिक्षकों को कई महीनों से पेमेंट नहीं मिल पाया। बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं अपन नहीं दे पा रहे हैं। इस साल हमने आते ही जो हमारी सरकार ने, मैं नहीं बल्कि मेरे पहले, जो डीएमएफ का जो से पेमेंट जो होता था उसको बंद करके हमारा डीपीआई बाकायदा उनके लिए राशि जारी करता है हर साल। हाँ, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है आज भी स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिले, स्थानीय जिले के लोग उसमें काम करें, उसको ध्यान रखते हुए अभी भी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कलेक्टर के अधीन हमने किया है और मेरिट बेस पे हमने भर्ती कर दिया। जो पिछली गवर्नमेंट में बहुत सारी शिकायतें आई थी कि अपने परिवारजनों को, किसी को भी कहीं भी कोई भर्ती कर लेता था, उसको दूर करते हुए मेरिट लिस्ट पे वो भर्ती हम लेंगे। और आने वाले समय में मेरिट के अलावा एग्ज़ाम भी हम, जो मेरिट में चयन होगा उनका भी हम एग्ज़ाम लेंगे ताकि गुणवत्ता भी सुधार रहे। अपन ध्यान, क्या आने वाले समय में सरकार, चूंकि ये कांग्रेस सरकार की योजना थी, क्या बंद करने का कोई प्लान कर रही है आत्मानंद स्कूलों को? हम कहीं कोई बंद करने के प्लान में नहीं है। ये बात क्योंकि उठ रही है बिलासपुर में, ये जानकारी कुछ विद्यालयों को बंद किया गया है कहीं नर्सरी लेवल पर। नर्सरी दूसरा विषय है, कहीं स्कूलों को बंद करने की बात नहीं है, बल्कि उसको और हम लोग पीएम श्री में ज़्यादातर स्कूलों को हम कन्वर्ट किए। जितने स्कूल छत्तीसगढ़ के निर्धारित कोटा था उसमें लगभग सारे स्कूल को हमने पीएम श्री में कन्वर्ट कर दिया है और आने वाले समय में ये सारे स्कूलों को और बेहतर करेंगे। और इसी पैटर्न पे पूरे प्रदेश में कम से कम हमारा प्लान लक्ष्य है कि 150 और स्कूल इसी पैटर्न में चलाएं ताकि लोगों का शिक्षा बहुत अच्छा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, योग, व्यायाम सारी चीज़ उनमें मिल सके। अपन उसी तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती को लेकर घमासान, ब्रिजमोहन जी कहते हैं 35,000 शिक्षकों की भर्ती करूंगा, आप लोग कहते हैं 5,000 की करेंगे। देखिए, मैं उसको बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। स्कूलों में, कोई भी स्कूल में आप जाएंगे तो स्कूल में एक बोर्ड में सेटअप लिखा रहता है। एक प्राचार्य का पद होता है, लेक्चरर के 4-5 पद होते हैं, सहायक शिक्षक के रहते हैं, विज्ञान परिचायक के होते हैं, चपरासी के, फर्रास के, भृत्य के, चौकीदार के, ऐसे पद आप बोर्ड में देखेंगे। आपको स्कूल में जाएंगे तो दिखता है वो 30 पद है, 37 पद है, 35 पद है। काम करने वाले आपको 20-25 मिलते हैं। तो इस प्रिंसिपल पद जैसे आप देखेंगे उसमें रिक्त लिखाएगा, लेकिन कोई ना कोई वहाँ प्रिंसिपल रहता है। उसका कारण ये था कि पिछली गवर्नमेंट में कई वर्षों से, पिछले 13 साल से कहीं कोई प्रमोशन नहीं हुआ। वो प्रमोशन नहीं होने के कारण वो पद खाली दिखते थे और वास्तविक स्थिति में वो पद खाली नहीं थे। अभी हम लोगों ने अभी एक साथ अलग अलग रूप में टी वर्ग, संवर्ग, ई संवर्ग, सब प्रकार की जो
प्रमोशन है, पदोन्नति है। आप मानेंगे नहीं, पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 12,000 लोगों को हमने पदोन्नत किया है। इससे आने वाले समय में कहीं ना प्रिंसिपल की कोई कमी है, ना कहीं लेक्चरर की कमी है, ना कहीं कोई कमी है तो सहायक शिक्षकों की, जिसको अभी प्राथमिकता के आधार पे हम लोग जो 5,000 जो नए शिक्षक भर्ती ले रहे हैं, उसमें प्राथमिकता हमारी प्रायोरिटी सहायक शिक्षकों की भर्ती की है। और दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, पहले एक परिवार में 4-5 सदस्य हुआ करते थे। अब देखा जा रहा है कि 1 फैमिली 1 चाइल्ड लगभग हर घर में है। बच्चों की संख्या कम हो रही है, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। और बच्चे जब कम हैं तो बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर भी जा रहे हैं। चूँकि सरकार, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दोनों मिलके हम आरटी में एक बड़ी राशि स्कूलों को देते हैं। उसका लाभ ऐसा हुआ कि हर गांव में अभी निजी विद्यालय खुल गए हैं। तो बच्चों का, पेरेंट्स को लगता है कि अगर आरटी में किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो जाए तो वो भले सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन सरकार के सहयोग से वो आरटी के तहत वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं छात्रों की संख्या भी लगातार घट रही है, शिक्षा कहीं घटे नहीं है। एक चीज़ बहुत क्लियर आपसे समझना चाहता हूँ, डीएड वाले लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2023 के समय की भर्ती है, विज्ञापन उस समय जारी हुआ तो उनका कहना है कि उस समय कोई शर्त नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि 65 से ऊपर आएंगे तो हम भर्ती करेंगे, 65 से नीचे हैं तो हम भर्ती नहीं करेंगे। एक बार क्लियर करिए, विवाद है क्या ये? देखिए, विवाद कुछ नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्द में बोलूँ तो ये पिछले गवर्नमेंट का ये रायता फैला हुआ है, जिसको समेटने का काम हम कर रहे हैं। 4-4.5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उनको लगा कि आखिरी साल 2023 है, समय कम है, आखिरी समय में हम विज्ञापन निकाल दें और लोगों में एक मैसेज दे कि हम भर्ती कर रहे हैं, और अंधाधुंध सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने फरवरी में नोटिफिकेशन किया और मई में भर्ती कर दिए। और उन्होंने पहले गलती ये की कि बीएड वालों को बुलाया और बुला के सीधा उनको 2500 से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग दे दिए। अब वो जब आपको मालूम होना चाहिए, बीएड भी है, डीएड भी है, तो पहले डीएड को प्राथमिकता देनी थी इनको। सरकार ने जानबूझ के वो क्या कारण था वो उन बता पाएंगे। डीएड को छोड़कर उन्होंने बीएड को प्राथमिकता दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इनको हटा के वापस आप डीएड को रखिए। अब मुझे एक बात बताओ, यदि 5,000 मतलब आपके पास 5 महीने से कोई काम कर रहे हैं, अचानक 6वें महीने आप सरकार बदलते थोड़ी बोलो कि आपको निकाल दी नौकरी से करके। सरकार बहुत सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ली, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि अब जो लग गया है उसको मानवीय आधार पे हम ना निकालें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देशों का पालन हो जाए और इनका भी अहित ना हो। सरकार ने प्रायोगिक परिचायक होता है, जो अलग अलग जो पद होते हैं जिसमें भर्ती कर सकते हैं, प्रयोगशाला परीक्षक होता है, उस सब में इनको हमने समायोजित किया। समायोजित करने के बाद 4 काउंसलिंग इनका हुआ। 5वीं काउंसलिंग जो हुई, 5वीं काउंसलिंग में डीएड के लोगों को हमने बुलाया। ये प्रोसेस चलते चलते लगभग 3 साल कंप्लीट हो गया। अब ये ध्यान में आ रहा है, अभी भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इसमें बीएड कर चुके हैं, डीएड कर चुके हैं, स्नातक पास हो गए हैं। उनके मन में भी एक लालसा है कि हम नई भर्ती में हमारा स्थान मिले, तो उन बच्चों के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो सरकार ने ही ऐसा किया है कि सीधा नया हम 5,000 भर्ती कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा में कहा कि लेट ना करें, तत्काल भर्ती करें, फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी करें और जितना जल्दी हो सके इनको भर्ती करें, ताकि जो बच्चे नहीं उसमें भर्ती हो पाए, चूँकि एक बार एग्ज़ाम तो दिला चुके हैं, तो एक अनुभव है, अनुभव के आधार पे आप फिर से फाइट करिए, तो उसमें नए पुराने सब प्रकार के बच्चों को सहायता मिलेगा। शिक्षकों को लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है, कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, क्या कुछ सोच रहा है विभाग? क्योंकि बार बार आंदोलन, केवल डीएड नहीं बोल रहा, बाकी शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं, आपका रुख क्या है? पहली बार हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 13 साल से लंबित हेडमास्टर से लेक्चरर, हेडमास्टर से प्रिंसिपल बनने का जो पद था टी संवर का, उसको एक झटके हमने प्रमोशन किया।
पहली बार लेक्चरर से प्रिंसिपल बनाने वालों की संख्या थी लगभग 1200-1500, उसको भी हमने एक झटके में किया। उतने ही नंबर ई संवर में हमने किया। और सहायक शिक्षक से भी प्रमोशन का जो पद था 7000 से ज़्यादा लोग उसमें लाभान्वित हुए। आप कहीं सुने ना, आप तो मीडिया जगत से हैं, एक जगह कोई आवाज़ नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, एक जगह कहीं कोई बोल नहीं सकता कि इसमें गलत हुआ। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी काउंसलिंग के साथ प्रमोशन लिस्ट हुआ। मैं आपको 5 साल पीछे ले जा रहा हूँ। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में कुछ जो प्राइमरी स्कूल के टीचरों को हेड मास्टर का प्रमोशन का था, उसमें इतना भर्राशाही हुआ। उस भर्राशाही में पहली बार आप सुने होंगे कि प्रदेश के इतिहास में एक साथ 5 संभाग आयुक्त जो शिक्षा विभाग के जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, संयुक्त संचालक, 5 संयुक्त संचालक सस्पेंड हुए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उस समय टारगेट दिया गया था कि इतना पैसा लगेगा एक व्यक्ति का। 300 लोगों की भर्ती में 5 लोग सस्पेंड हुए। 300 लगभग, हो सकता संख्या कम ज़्यादा हो। और हम लोग 12,000 लोगों को बिना बोले, बिना मांगे, बिना किसी बात के हम लोगों ने काउंसलिंग की पद्धति से पदोन्नत किया। मतलब बिना बोले हमारी सरकार, उनके जो भारत सरकार जैसी डीए बढ़ाती है, हम बिना बोले हमारी सरकार बढ़ाती है। ऐसा कोई मांग नहीं है जो मांगना पड़े। जम्बूरी को लेकर क्या विवाद है सर? जम्बूरी में कहा जाता है बहुत भ्रष्टाचार हुआ, शिक्षा मंत्री जी का सेटिंग था टेंट वाले से, बृजमोहन जी जैसा कद्दावर नेता जिनके सामने गजेंद्र यादव कुछ भी नहीं, पहली बार के विधायक हैं, 8-9 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको फील्ड पर उतरना पड़ा, मैदान में आना पड़ा, विरोध करना पड़ा गजेंद्र यादव को, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बहुत सावधान हूँ। जम्बूरी मैं नहीं कह रहा हूँ, जो चीफ नेशनल कमिश्नर हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट के एसीएस रहे हैं, रेरा जब पहली बार भारत में बना, हरियाणा में बना, उसके चेयरमैन हैं, और वो स्काउट गाइड के CNC हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, माननीय मुख्यमंत्री के सामने भाषण में बोला, ANI के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अभी हम लोग 10 दिसंबर को लखनऊ में हमने जम्बूरी किया। उस जम्बूरी में 56 करोड़ रुपया खर्च हुआ। पिछले साल फरवरी में राजस्थान के जयपुर में जम्बूरी हुआ, जिसमें 35 करोड़ खर्च हुआ। उनका कहना है कि वो इतने आश्चर्यचकित हैं कि 5 करोड़ रुपया में जम्बूरी हो गया। इतना बड़ा जम्बूरी कैसे हुआ? उसके लिए उन्हें बार बार धन्यवाद वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं। अभी एक चिट्ठी आई है। मैं तो उस समय सबको आग्रह किया था कि आप आके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 5 करोड़ में इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो सकता है। पहला भौतिक सत्यापन की बात किया, मैं सबको आग्रह किया। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, नियम आप मुझसे ज़्यादा, मैं तो अभी मंत्री बना, आप जानते हैं जेम पोर्टल में कोई टेंडर होता है, जेम पोर्टल में कोई प्रकार का भ्रष्टाचार संभव है क्या? पहला बात। दूसरी बात, माननीय बृजमोहन जी ने जो विषय उठाया कि स्काउट गाइड एक स्वायत्त संस्था है, इसको स्टेट गवर्नमेंट के नियम से लेना देना नहीं है, ये सारे काम स्काउट गाइड से होना चाहिए। यदि मुझे भ्रष्टाचार करना रहता है तो मैं एस अध्यक्ष के नाते या शिक्षा मंत्री के नाते मैं तो स्काउट गाइड को तवज्जो देता, प्राथमिकता देता कि बिना नियम के आप टेंडर कर दो। हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हमने स्काउट गाइड को कहा कि आप जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो नियम करती है उस नियम के हिसाब से आप काम करिए। तो राज्य सचिव स्काउट गाइड का चिट्ठी हमारे संचालक DPI को आया कि उनका जेम पोर्टल अभी नहीं है। जेम पोर्टल नहीं है तो आप अपने हिसाब से करें। जब स्काउट गाइड के पास जेम पोर्टल नहीं है और आपको पारदर्शी रूप से कोई काम करना है तो आप जिले को ही देंगे ना। सरकार के बहुत से ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें सीधा जिला कलेक्टर, उनकी समिति होती है, वो सारे काम करती है। उसमें ना मैं हूँ, ADM उसका चेयरमैन है, जिला क्रय समिति की सचिव DO है, और उसमें लगभग सब विभाग के प्रमुख उसके सदस्य हैं। टेंडर भरने से लेकर टेंडर खोलने तक, वेरिफिकेशन करने तक का काम वो सारे सदस्यों के साइन से होता है। उसमें मैं कहाँ हूँ। पाठ्य पुस्तक निगम एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है सर। मैंने सुना कि किताबों की छपाई से लेकर तमाम चीज़ें, प्रिंटिंग, एक ही एजेंसी को, सब काम एक एजेंसी को देने की आप कवायद कर रहे थे। कुछ विवाद भी उस पर हुआ, क्या कुछ बीच की व्यवस्था बन पाएगी कभी?
देखिए, इसमें कहीं कोई एक एजेंसी नहीं, हम ये चाह रहे थे, क्या होता है 3 अलग अलग टेंडर होते हैं उसमें। एक पहला टेंडर ये होता है कि पेपर खरीदती होती है, दूसरा टेंडर उसी पेपर को सप्लाई का होता है, छपाई का होता है, तीसरा उसको सप्लाई। मेरा ये ऐसा कहना था, मेरा व्यक्तिगत अभिमत ये है कि एक ही टेंडर हो जाए एक ही बार में। यदि कोई प्रिंटिंग वाला कोई चीज़ छापेगा तो मैं समझता हूँ हमारे विभाग से ज़्यादा अच्छा छापने वाले को पेपर और उसका आइडिया होगा। तो वो मेरा ऐसा कहना था कि उससे पैसा भी बचेगा, समय बचेगा, और जो बार बार ट्रांसपोर्टिंग यहाँ से वहाँ होता है जिसमें पुस्तकें समय से नहीं पहुँच पाती, वो जल्दी मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना था। और सरकार इसमें निर्देश के लिए लिखा हुआ है। VSK ऐप को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। टीचर चाहते हैं क्यों हम जाएं, क्यों हमको हमारे अपने मोबाइल से हम क्यों अटेंडेंस लगाएं। तरह तरह के तर्क हैं उसमें कि साइबर फ्रॉड हो जाएगा, कोई बैंक से पैसा निकाल लेगा, मतलब उनके खाते से निकाल लेगा। क्या है, क्या थोड़ा समझाएंगे इसको? देखिए, मैं बहुत साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ। मेरे सुबह उठ के टहलने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे मेरे वार्ड के जितने सफाई कर्मचारी एक जगह खड़े होते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। वो खुद अपने मोबाइल से, मैं देखा हूँ, खुद देखा हूँ, फोटो खींच के भेजना पड़ता है उनको बकाया। वो अपने मोबाइल से अपना अटेंडेंस डालते हैं और अपना फ़ोटो खींच के संबंधित सुपरवाइज़र जो होते हैं उनका जोन का, उनका भेजते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नगर पालिक निगम का जो सफाई मित्र है हमारा, जो छोटा कर्मचारी होता है, जब उसको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस्तर को लेकर क्या प्लान है सर? क्योंकि बस्तर में शिक्षा का स्तर वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ पहुँचना चाहिए था। अब तो नक्सलिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्या प्लानिंग है बस्तर को लेकर? देखिए, बस्तर में हमारी सरकार बहुत फोकस्ड है। अभी एक बड़ा प्लान चल रहा है कि जितने भी पोटा केबिन जो हमारे थे, वो पोटा केबिन को आवासीय विद्यालय के रूप में कन्वर्ट करने का, क्योंकि उसमें नक्सल पीड़ित बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, आवासीय बढ़िया विद्यालय बनाने का प्लान चल रहा है। और बहुत से हम लोग वहाँ के लिए, शिक्षा के लिए अलग प्लान कर रहे हैं। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट को वहाँ हम ला रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चले, आपको ध्यान में होगा कि हमारी सरकार, जब डॉक्टर रमन सरकार की जो सरकार थी, उड़ान एक योजना वहाँ लाई थी, वो उसका लाभ भी हुआ। 50 से ज़्यादा वहाँ के बच्चे PSC में चयन हुआ था। तो ऐसे बहुत से योजना हम लाएंगे कि वो बच्चों का पढ़ाई में बहुत सुविधा मिले। अपन उसकी तैयारी कर रहे हैं। रसोईया संघ वाला विषय मैं ज़रूर लेना चाहूँगा सर। 2000 रुपये में वाकई में जीवन नहीं चलता, किसी का नहीं चल सकता सर। हालांकि उसमें कुछ बढ़ोतरी 25% की मैंने सुना है सरकार ने कर दी है। क्या रास्ता निकलना चाहिए? शिक्षा मंत्री तो आप हैं सर, एक मानवता के नाते भी बहुत मुश्किल हो जाता है 2000 में जीवन चलाना। ये जो बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, वो मेरे पास आए थे। मैं उनको बताया कि वो जब मेरे आए हैं, उनके आने के पहले हम लोग नोटशीट बढ़ा दिए थे शासन को कि इनका पेमेंट बहुत कम है, अभी बढ़ाया जाए। चूँकि वो हमारे घोषणा पत्र में भी है, घोषणा पत्र में है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री की भी इच्छा है कि उनको हम बढ़ा के पैसा दें। चूँकि ये जो चाह रहे हैं सीधा 2000 का 4000 कर दे, तो वो थोड़ा सा मानवीय गुण से उचित नहीं होगा। पार्ट पार्ट में बढ़ाएं। तो अभी 25% अभी बढ़ाने के, अगले साल 25% बढ़ाएंगे, ऐसा हम लोग के प्लान में है और उसको हम करने वाले हैं। मैं अभी भी यहाँ आने के पहले उनको बुलाया था, उनको कहा हूँ कि बेवजह आप आंदोलन ना करें। ठंडी में परिवार को छोड़ के आप यहाँ बैठे हैं, स्वास्थ्य की चिंता रहती है और कई टोन दिक्कतें आती है। आप सब सरकार पर भरोसा रखिए और हम आपके सब काम करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में भी है, तो उसको हम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, बहुत सीनियर एक IAS अधिकारी थे भारत सरकार में जो शिक्षा विभाग देखते थे। उनका कहना था कि शिक्षा वो विभाग है जैसे एक पर्वत है सर, 100, 150, 500 साल में थोड़ा बहुत इधर से उधर कुछ होता है। मतलब बदलाव लाने के लिए आपको लगातार सतत प्रयास आप करते हैं और सालों बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं, तब थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन आप कर पाते हैं। बीइंग ए शिक्षा मंत्री, गजेंद्र यादव जी कहा चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोग याद करें शिक्षा मंत्री के तौर पर? देखिए, मैं तो बदलाव करने ही आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय विष्णुदेव साय सरकार में शिक्षा विभाग को देख रहा हूँ। बहुत सारा मैं उसमें परिवर्तन करूँगा।
जैसे कि मैं बताया आपको, प्रशासकीय पद अलग होनी चाहिए, मैं करूँगा उसको। पीएससी से जो चयनित हैं उनको विभाग प्रमुख बनाएंगे, हम करेंगे ही। ये जो वीएसके आपने कहा उसको अनिवार्य करेंगे, चाहे कोई विरोध करे चाहे कोई करे, क्योंकि हमको गुणवत्ता सुधारना है तो कुछ कड़े निर्णय भी लेने चाहिए। हमारी सरकार ने युक्तिकरण किया, वो युक्तिकरण किसी नहीं बस का नहीं था, बहुत बड़ा साहसिक निर्णय था। बिल्कुल। आज उसका लाभ ये है कि पूरे प्रदेश में कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। 484 स्कूल शिक्षक विहीन थे, 1464 स्कूल ऐसे थे जहाँ पे एकल शिक्षक हुआ करते थे। आज जाके देखिए, तो आपको कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा। और माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है, हम लोग बड़ा ये करेंगे और बहुत सारे बदलाव हम करने वाले हैं। जो इन निर्णयों का विरोध भी होगा, तैयार है विरोध सहने के लिए? अगर देखिए, हम बीमार पड़ते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई बहुत कड़वी रहती है लेकिन खानी पड़ती ना, क्योंकि हमको स्वस्थ होना है। अच्छी शिक्षा देने के लिए स्वाभाविक है, अच्छा काम करने वाले को बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ता है, कुछ अपनों से भी और कुछ दूसरों से, गैरों से भी। सब प्रकार की समस्या विरोध को अपन निवेदन करते हुए जो सोच रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव हो, वो पूरी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को हम यहाँ लाएंगे और व्यवस्था बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना साफ तौर पर गजेंद्र यादव जी का, साफ तौर पर उनका ये कहना, देखिए बदलाव तो ज़रूरी है और कई बार कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है। बहुत साफ है, निर्णय तो लेना पड़ेगा, विरोध होता है। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो निश्चित तौर पर उस पर विरोध भी बहुत सारा होता है, लेकिन परिवर्तन तो ज़रूरी है और शिक्षा विभाग में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बड़े बदलाव की ज़रूरत ज़रूर है। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।